बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? In our last discussion we discussed the simple approach for the understanding of infrared spectroscopy and its different components, their compositions and their principle of working, as well as their merits and demerits, keeping in view the applications for the different versions of IR spectroscopy and the modern version of IR spectroscopy, which is FTIR. Basically, FTIR, a method of obtaining an infrared spectrum by measuring the interferogram of a sample using an interferometer, then performing a Fourier transform upon the interferogram to obtain the spectrum. How this spectroscopy works? हमारा सिंपल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो उसको डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि जो सोर्स से रेडिएशन की बीम निकलती है उसको टू इक्वल हाफ में स्प्लिट कर दिया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है, वन फॉर द रेफरेंस सेल एंड द अदर फॉर सैंपल सेल। अब इनको फिर ऑल्टरनेटली मोनोक्रोमेटर में भेजा जाता है जो कि उसको डिफरेंशिएट कर देती है इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, उसको आइसोलेट कर देती है और फिर एक एक वेवलेंथ को इंडिविजुअली स्कैन किया जाता है और इस तरह से आपको आप एक स्पेक्ट्रम जो है वो मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ IR स्पेक्ट्रम। प्रॉब्लम क्या है कि टाइम किलिंग है, एक एक वेवलेंथ को इंडिविजुअली स्कैन करना पड़ता है, इट्स अ टाइम टेकिंग टेक्निक। सेकेंडली, उसमें सैंपल प्रिपरेशन जो है दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड टाइम किलिंग। ये मॉडर्न वर्जन जो है इसमें इंटरफेरोमीटर यूज होता है। अब इंटरफेरोमीटर सोर्स से रेडिएशन आती है, बीम स्प्लिटर उसको टू बीम में स्प्लिट कर देता है, फिर वो दो मिरर्स होते हैं उनसे स्ट्राइक करने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से रिकम्बाइन होती हैं और उनकी जो ये इंटरफेरेंस है वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वजह से वो पॉजिटिव भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और उनके इस इंटरफेरेंस को इंटरफेरोमीटर आपको इंटरफेरोग्राम की फॉर्म में रिकॉर्ड करके दे देता है। अब इंटरफेरोग्राम जो है दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी, ये हम आगे देखेंगे। अब उसके ऊपर एक मैथमेटिकली ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म उस आपके इंटरफेरोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सिंपल IR स्पेक्ट्रम, जो कि बिल्कुल आपके सिंपल IR स्पेक्ट्रम की तरह होता है और उस तरह से फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और अपनी कंक्लूजन जो है उस तक पहुंचते हैं कि किस तरह से कंपाउंड को हम उसको इंटरप्रेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो जस्ट इसकी जो FTIR की इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके ऊपर एक इसका ये एक बड़ा अच्छा व्यू है। सोर्स लेजर इसमें यूज होता है, इंटरफेरोमीटर और डिटेक्टर। अब दोनों पिक्चर्स में आप देखें, सैंपल, डिटेक्टर, दिस इज लेजर, दिस इज IR सोर्स, दिस इज इंटरफेरोमीटर। अब ये लेजर जो है ये क्या काम करता है? तो बेसिकली ये एक एनर्जी जनरेट करता है टू ड्राइव द मूवमेंट ऑफ मिरर। इसमें दो मिरर यूज होते हैं, एक फिक्स होता है एक मूवेबल होता है। तो मूवेबल मिरर को ये ड्राइव करता है, ये इसका दूसरा ऑप्शन।
अब हम इसके सोर्स की बात करते हैं कि कौन सा सोर्स इसमें FTIR में ज्यादा रिलायबल है। इलेक्ट्रॉनिकली टेम्परेचर कंट्रोल्ड ETC एवरग्लो, ये इसका नाम है, इस सोर्स का नाम है। और जैसा कि ETC एक उसका एब्रीविएट किया गया नाम है, वो ये इसका जो टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। The ETC Everglow source is an efficient that may be a ceramic refractory composite that rapidly rises to operating temperatures as is also thermally insulated to maintain a constant operating temperatures। अब पहली बात तो ये है कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी किया जाता है और ये इनकैप्सुलेट इंसुलेटेड होता है, ताकि वो जो टेम्परेचर हमने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है हम उसको मेंटेन भी कर सकें विद इन द सिस्टम। दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पेक्ट्रल रीजन फ्रॉम 7400 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये वो रेंज है रेडिएशन की जो कि कंप्लीट IR स्टडी के लिए सफिशिएंट है। The source of temperatures is constantly monitored and controlled at 1140 degrees Celsius by the ETC, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली टेम्परेचर कंट्रोल है। अब बात करते हैं इसमें लेजर की, जो एडिशनल यूज होता है, ये आपके सिंपल IR में यूज नहीं होता। A helium neon laser or is a type of gas laser whose gain medium consists of a mixture of helium and neon 10:1 ratio होती है। Inside a small bore capillary tube, usually excited by DC electrical discharge. Laser create the drive volt for moving mirror। ये मैं आपको पहले बता चुका। Helium neon laser is used as an internal reference। ये इंटरनल रेफरेंस के तौर पे भी काम करता है। जस्ट इसका अब लेजर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको जरा देख ले कि ये ग्लास का इन्वेल्प होता है, इसके ऊपर ये इसका हीलियम नियॉन मिक्सर जो रिजर्वायर जो कि 10:1 रेशियो हम इसके अंदर रखते हैं, ये इसका अनोड है, ये इसका कैथोड है, ये आउटपुट कपलर है, ये लेजर आउटपुट है और ये हाई रिफ्रैक्टर है। ये इसका एक और व्यू है। तो इस तरह से ये इसके कंपोनेंट काम करते हैं। अब FTIR का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम इंटरफेरोमीटर बोलते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के मुताल्लिक हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, कॉलम इज हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसी तरह जो इंटरफेरोमीटर है दैट इज हार्ट ऑफ FTIR। A device in which two or more radiation beam interfere with each other after passing through different optical path। एक मिरर 1 से आती है बीम और एक मिरर 2 से आती है, क्योंकि जैसे सोर्स से रेडिएशन आती है उसको एक बीम स्प्लिटर के थ्रू दो इक्वल हाफ में 2 बीम में स्प्लिट कर दिया जाता है, जो कि मिरर 1 की तरफ एक जाती है, दूसरी मिरर 2 की तरफ जाती है। एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है और फिर वो दोबारा उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और दोबारा से रिकम्बाइन करती हैं। जब रिकम्बाइन करती हैं तो हम इसको बोल लेते हैं इंटरफेरेंस। अब उस इंटरफेरेंस को इंटरफेरोमीटर जो है वो स्टडी करता है। Interferometer produce a unique type of signal which has all the infrared frequencies encoded into it. This is the picture of interferogram जो कि इंटरफेरोमीटर प्रोड्यूस करता है। उनका जो दो रेडिएशंस हैं जो दोबारा इंटरफियर करते हैं, तो उनकी इंटरफ्रेंस को ये स्टडी करता है और इस तरह से वो तमाम की तमाम जो फुल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आप वेव लेंथ कह सकते हैं, वेव नंबर कह सकते हैं, उनको ये इनकोड कर देता है इस इंटरफेरोग्राम की फॉर्म में। द आउटपुट इज एन इंटरफेरोग्राम और
इंटरफेरेंस रिकॉर्ड, इसको इंटरफेरोग्राम भी कह सकते हैं या इंटरफेरेंस रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी रिकॉर्ड को इनकोड करके बनाया जाता है। द टू डोमेन्स ऑफ डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी आर interconvertible by the mathematical method of Fourier transformation. मैकेलसन इंटरफेरोमीटर, इसको मैकेलसन इंटरफेरोमीटर क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली मैकेलसन वो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था और उसकी इन खिदमात की वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला। तो बेसिकली he belonged to era of physics, not chemistry. अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैकेलसन इंटरफेरोमीटर, which is the core of FTIR spectrophotometer, is used to split one beam of light into two, so that the path of the two beams are different. अभी ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये जस्ट सी कर्सर जैसे मूव कर रहा हूँ, ये लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स इधर आता है, यहाँ पे एक हाफ सिल्वर मिरर बीम स्प्लिटर होता है, हाफ सिल्वर मिरर बीम स्प्लिटर होता है। ये बीम को टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देता है। ये एक मिरर 1 की तरफ जा रही है, ये इसको बीम आप ए कह सकते हैं, M1 ये मिरर है, और उसके बाद ये दोबारा से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस दोबारा पॉइंट सी की तरफ आती है। अब इसका जो दूसरा है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये उसको दो बीम में स्प्लिट कर देती है, ये मिरर 2 की तरफ जाती है और मिरर 2 को हमने इसको बीम बी का नाम दे दिया हुआ है। अब इस मिरर से दोबारा ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा रिकम्बाइन करती है या इसी पॉइंट के ऊपर पहुंचती है। अब इसमें से और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ये जो मिरर होता है ये मूवेबल होता है, लेजर इसको ड्राइव करता है, इसको वोल्टेज जो ड्राइव मिलती है इसको मूवमेंट के लिए, वो इसको जो हम हीलियम नियन लेजर यूज करते हैं, गैस लेजर यूज करते हैं, वो इसको ड्राइव करता है। और इस तरह से जब दोबारा ये यहाँ इंटरफेयर करती हैं दोनों बीम्स, अब इसकी मूवमेंट की वजह से अब ये जब दोबारा वापस यहाँ आती हैं तो इनका जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है उसकी वजह से इसके वापस आने का और इसके वापस आने का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, जिसको आप डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से अब जो उनकी इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर तो वो दोनों एक फेज में है तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर वो दोनों एक फेज में नहीं है। मैं यहाँ आपको थोड़ी सी बात एक बताना चाहूंगा कि जस्ट इमेजिन अ वेव, उसके बाद एक दूसरी वेव है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव्स को के एडजेसेंट डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रफ और क्रेस्ट। अगर तो ये दोनों वेव्स के जो क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक फेज में है। अगर ये उनके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते तो वो उसकी वजह से वो उनकी जो इंटरफेरेंस होती है वो यानी कि एक के क्रेस्ट के नीचे दूसरे का ट्रफ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। Then the Michelson interferometer recombine the two beams and conduct them into the detector, where the difference of the intensity of these two beams are measured as a function of difference of path. Difference of path, optical path difference, जिसको डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। An optical device using two beam of light to travel different distance to produce an optical difference. This allow constructive and destructive interference to occur and change the optical path difference allow the measurement of an interferometer. इसकी composition क्या है, ये किस किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है?
अब बीम स्प्लिटर सेमी रिफ्लेक्टिंग मिरर, जिसको मैंने बोला था कि हाफ सिल्वर्ड मिरर, जो सोर्स से रेडिएशन आती है और उसको दो हाफ में स्प्लिट कर देता है। फिक्स मिरर होता है, मूविंग मिरर होता है। तो जब स्प्लिट होती है सोर्स की बीम की दो बीम में, सोर्स की जो एक बीम आ रही है उसको दो बीम में ये जो बीम स्प्लिटर है उनको तकसीम कर देता है। एक वन हाफ जो है वो मिरर एम की तरफ वन की तरफ जाता है, दूसरा हाफ जो मिरर एम टू की तरफ जाता है। ये उन्हीं मिरर्स की बात कर रहा है। अब बीम स्प्लिटर के मुताल्लिक कुछ बातें हैं। A beam splitter is made up of special material that transmit half of the radiation striking it and reflect the other half. Radiation from the source strike the beam splitters and separate into two beams. One beam is transmitted through the beam splitter to the fixed mirrors and the second is reflected off the beam splitter to the moving mirrors. ये सारी बातें आपको बता चुका हूं मैं। The fixed and moving mirrors reflect the radiation back to the beam splitter. Again, half of this reflected radiation is transmitted and half is reflected at the beam splitter, resulting in one beam passing to the detectors and the second beam to the source, back to the source. अब मिरर क्या काम करते हैं? The one is stationary mirror. The one is stationary mirror. Stationary mirror in an FTIR interferometer is nothing more than a flat, highly reflective surface. आप इसे कह सकते हैं। Second one is moving mirror. There is present only one moving part in an FTIR spectrophotometer. इट्स ऑसिलेटिंग मिरर, जिसको जो मूवेबल मिरर है उसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटिंग मिरर। Air bearings are used in FTIR spectrophotometer because of the higher speed that the oscillating mirror is required to move at. ये सोर्स है, बीम स्प्लिटर, वन मिरर, द सेकंड मिरर। Pyroelectric detectors, a thin film pyroelectric crystals such as deuterated triglycine sulfate, ड्यूट्रेटेड ट्राइग्लाइसिन सल्फेट उस कंपाउंड का, उस मटेरियल का नाम है। और LiTA, लिथियम टेंटालेट, व्हेन ये कंपोजिशन की बता, जो पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स हैं ये इन एक थिन डिस्क की फॉर्म में है डिटेक्टर जो है ऐसी कंपोजिशन। अब इसका नाम पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स है, ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसके कुछ फीचर्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये स्पेशली डिटेक्टर है फॉर FTIR। और हमने जब हमारी पिछली डिस्कशन थी हमने ये भी डिस्कस किया था कि why it is preferred for FTIR, because it is too fast, when a pyroelectric material is polarized by an electric field, it remains polarized after the field is removed due to an effect called residual electric polarization. This residual polarization is sensitive to change in temperature. The photoconductive detectors show an increase in electrical conductivity when illuminated with IR radiation. They have a rapid response and high sensitivity. The most commonly used photoconductive detector is the MCT, mercury cadmium telluride, which must be cooled to liquid nitrogen temperatures for proper operations. ये उसकी operations के features को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखा जा सकता है, किस तरह से वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सैंपल प्रिपरेशन। यहाँ इसके मोस्टली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में और ख़ास तौर पे FTIR में यूज़ होते हैं सैंपल, वो एक ट्रांसमिशन रेडिएशन सैंपलिंग मोड है
और एक है रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन सैंपलिंग मोड। अभी एक बात यहां आपको बताना बहुत जरूरी है कि जब हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो हम दो मोड में रिकॉर्ड करते हैं, एक अब्जॉर्बेंस मोड होता है और एक ट्रांसमिटेंस मोड होता है। एक अब्जॉर्बेंस मोड होता है और दूसरा ट्रांसमिटेंस मोड होता है। तो यहाँ जो ट्रांसमिशन है, इसको प्लीज उसके साथ कंफ्यूज ना हुआ, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका पहला ऑप्शन अटेन्युएटेड टोटल रिफ्लेक्सेंस, अटेन्युएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस जिसको आप ईटीआर बोलते हो, और ये मोस्टली हम यूज करते हैं। ये प्रेफर्ड मोड है फॉर पॉलीमेरिक मटेरियल और कंपोजिट मटेरियल के एनालिसिस के लिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस, स्पेकुलर रिफ्लेक्टेंस, और इसके पैरेलल जो हमारा ट्रांसमिशन सैंपलिंग मोड है, इसमें ट्रांसमिशन सॉलिड, ट्रांसमिशन लिक्विड और ट्रांसमिशन गैसेस। उनकी जो सैंपल की फिजिकल फॉर्म है उसी के रेफरेंस से इनको डिफरेंट नाम दिए गए, क्योंकि उनकी जो सैंपल की मैनिपुलेशन है टू मेक इट रेडी फॉर द एनालिसिस, वो उस मुताबिकत के साथ इनको ट्रांसमिशन सॉलिड, ट्रांसमिशन लिक्विड और ट्रांसमिशन गैस लिखा गया है। यहां ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये ट्रांसमिशन मोड है, जस्ट फोकस ऑन हेयर जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं। तो यहां से जो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट होगी, सैंपल में से गुजरेगी और उसके बाद डिटेक्टर के ऊपर जाके डिटेक्ट हो जाएगी। जबकि इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेंस ये रेडिएशन सैंपल में से पास नहीं होती, गुजरती नहीं है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूं, जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे पॉलीमेरिक मटेरियल की, तो उनकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम डिफरेंट पॉलीमर्स की, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जो पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर समटाइम फिलर यूज होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे इसका जो स्पेशल फीचर है, आपका जो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट है उनको भी हम इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्यों? उसकी सैंपल की इनर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन जो है उसको हम आगे स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं, इनर पार्ट में भी जो डिफेक्ट होते हैं वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ सिंपल, अब रिफ्लेक्टेंस स्टडी करेंगे, जबकि हम इस केस में ट्रांसमिशन स्टडी करते हैं। अच्छा, अब बात है कि जो ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि समटाइम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मोड ऑफ एनालिसिस है या डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मोड ऑफ एनालिसिस है, तो उनमें सैंपल की वजह से, उनके कोई आयन सोर्स की वजह से, रेडिएशन सोर्स की वजह से, उनका कुछ स्पेशल डेडिकेटेड डिटेक्शन सिस्टम की वजह से, किसी ना किसी स्पेशल फीचर की वजह से समटाइम उसका नॉमेनक्लेचर ही अकॉर्डिंगली कर देते हैं। तो इसलिए इसको इंफ्रारेड ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी समटाइम भी कह देते हैं। किस वजह से कहते हैं? ये एफटीआईआर सिर्फ इसका ट्रांसमिशन सैंपलिंग मोड जो है उसकी वजह से। यहाँ ये मजीद क्लियर हो जाता है। तो सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए ये डिफरेंट इसके सैंपलिंग मैकेनिज्म है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसमिशन सॉलिड। एक बड़ा कॉमनली आप जानते हैं कि हमेशा केबीआर की डिस्क बनाई जाती है एनालिसिस के लिए। आपका जो एनालाइट होता है, सैंपल होता है, उसकी आप पहले केबीआर डिस्क बनाते हैं और उसको आप फिर माउंट करके सैंपल कंपार्टमेंट में या चैम्बर में उसको फिर हम स्टडी करते हैं। अब उसके लिए ये थोड़ा सा जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, फ्यूचर में अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाए और आप अपने मुल्क को, मिलत की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें। 2 मिलीग्राम सैंपल पाउडर रिक्वायरमेंट क्या है केबीआर डिस्क बनाने के लिए? 2 मिलीग्राम सैंपल पाउडर, 300 मिलीग्राम केबीआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्रेड का,
आप जब रीजेंट केमिकल वगैरह परचेज करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट ग्रेड जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने जो केबीआर मटेरियल यूज करना है वो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्रेड का लेना है। इनटू एन मोटर, ग्राइंड द पाउडर टुगेदर अंटिल इट बिकम लाइक द फाइन पाउडर। अब आपने उसको इतना ग्राइंड करना है मोटर पिस्टल के अंदर कि ये फाइन पाउडर की, या जैसे फ्लोर होता है आटा होता है उस तरह की ये शक्ल इख्तियार कर ले। ट्रांसफर द ग्राउंड मिक्सचर इनटू द सिलेंडर बोर। अब आपके पास एक जैसे सांचे होते हैं, ठीक है, सिलेंडर बोर है, उसके अंदर हम ये पाउडर फिल कर देते हैं। प्लेस द डाई असेंबली इनटू द हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हम इसको फिट करते हैं और उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। और उसकी क्या कहना चाहिए, प्रेशर की उसने इंटेंसिटी बताई है कि 15 टन तक जो है उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से केयरफुली रिलीज द वैक्यूम। जब आप ये प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो अब आपने उसको रिमूव करना है, जो आपकी डिस्क बन जाती है सांचे में। जैसे आपने, मैं एक आपको बहुत देसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ईंटें जो बनाते हैं, कच्ची ईंटें जो बनाते हैं, मिट्टी वगैरह की उन्होंने उसको प्रोसेस करके रखा होता है और उनके पास एक सांचा होता है, उसके अंदर मिट्टी रख के तो ऊपर उसके ऊपर एक प्लेट सी होती है, वो रख के यूं दबाते हैं और वो उसकी प्रॉपर ईंट की शक्ल निकल आती है। ठीक है, फिर उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब ये है कि अब आपने सबसे पहले जितना जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है वो लिया, उसको आपने मोटर पिस्टल के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाया, जो कि जस्ट लाइक फ्लोर, जैसे आटा होता है इस तरह से फाइन होना चाहिए। उसके बाद आपने वो सिलेंडर के बोर में फिल किया। सिलेंडर के बोर में फिल करने के बाद आपने उसको असेंबली को फिट करके आपके उसके अपने आप हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो अप्लाई किया है। और उसके बाद वो आपका प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपकी वो डिस्क जो है आप समझिए कि बन चुकी है। केयरफुली रिलीज द वैक्यूम। अब आपने वो वैक्यूम रिलीज करना है एंड रिमूव द डाई फ्रॉम द प्रेस। और प्रेस से आपने वो जो डाई है जो आपका केबीआर डिस्क वो निकाल लेनी है। डिसमेंटल द डाई and transfer the KBR disk to spectrometer disk holder. Avoid touching the face of the disk. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो डिस्क के फेस हैं उनको टच नहीं करना, क्योंकि आपके जो हाथ हैं, इनकी जो फिंगर्स हैं, जो आपके ये बॉडी पार्ट्स हैं, तो उनकी वजह से उसके ऊपर निशानत बन जाएंगे, लिपर ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रोटीन अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप आम भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एनालिसिस करते हैं तो आप जो कैविट होती है उसको बड़ा केयरफुली, उसके लिए बकायदा निशान लगे होते हैं कि आप इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो जहाँ से हमने उसकी अब्जॉर्बेंस मेजर करनी होती है तो हम उन सर्फेस को टच नहीं करते। इसी तरह आपने जो डिस्क की सर्फेस हैं उनको आपने टच नहीं करना। माउंट द डिस्क होल्डर इनटू द स्पेक्ट्रोमीटर। और इस तरह से ये हाइड्रोलिक प्रेस की बताई गई है, पिक्चर दी गई है, ये इसको आगे भी हम देखेंगे। इफ द डिस्क इज नॉट ट्रांसल्यूसेंट, अगर आपकी डिस्क जो है वो प्रॉपर नहीं बनी, ट्रांसल्यूसेंट नहीं है, तो उसकी वजूहत क्या हो सकती है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द पाउडर इन डाई। आपने डाई के अंदर जो सांचा है उसके अंदर जो आपने पाउडर डाला है उसमें दो चीजें थी, एक आपका सैंपल का पाउडर था और एक आपका केबीआर का पाउडर था। उन दोनों को आपने वो होमोजेनाइज नहीं किया, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये भी हो सकता है कि आपने वो जो उसकी कैपेसिटी है सिलेंडर की, उससे आपने ज्यादा सैंपल उसमें फिल कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी डिस्क जो है ट्रांसल्यूसेंट नहीं बनती। टू मच केबीआर पाउडर, उसमें आपने केबीआर पाउडर डाल दिया है ज्यादा। दोनों में से, यानी कि आपने सैंपल अगर ज्यादा डाल दिया तो भी आपकी केबीआर डिस्क प्रॉपर नहीं बनेगी, अगर आपने केबीआर अपना ज्यादा डाल दिया तो भी उसकी जो है पुअरली डिस्पर्स सैंपल, फिर आपका जो सैंपल है उसकी जो डिस्पर्शन है वो पुअर है। वाटर इन डाई, या एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया तो उसके अंदर मॉइस्चर था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। प्रेस्ड एट लो प्रेशर और एट टू लो टाइम। अब दो पॉसिबिलिटी है इसकी, बड़ी टेक्निकल है जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए। एक तो जब आपने उसको प्रेस किया है, या तो आपने उसको जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो नहीं दिया, उसकी प्रेस जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ।
दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने जितने टाइम के लिए उसको प्रेस करना था वो टाइम आपने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी जो केबीआर डिस्क बनी है वो ट्रांसड्यूसर नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लिक्विड की, जो लिक्विड लिक्विड सैंपल होते हैं। मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा पर्पस पॉलीमर का एनालिसिस है, लेकिन पॉलीमर जो है उनकी जो फिजिकल फॉर्म में इतनी वर्सटैलिटी है, वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि समटाइम उसके वेपर फॉर्म में भी उनको कलेक्ट किया जाता है, उनकी जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स होती हैं। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन, ये लिक्विड के लिए जो मेथड यूज करता है ये सबसे ज्यादा कॉमन है रेजन वगैरह के एनालिसिस के लिए। A drop of sample is placed between the two potassium bromide, ये पोटेशियम ब्रोमाइड की दो थिन फिल्म्स होती हैं, उनके दरमियान एक ड्रॉप जो है वो रख दिया जाता है, और सोडियम क्लोराइड सर्कुलर प्लेट्स दिस प्रोड्यूस दिस थिन कैपिलरी फिल्म। आपके पास दो ऑप्शन है, केबीआर की प्लेट्स आपके पास है, उनमें एक ड्रॉप जो है सैंपल का लगा देते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड की सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और उनमें कैपिलरी टाइप का एक उसमें एक स्लिट सी होती है, उसके अंदर सैंपल जो है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो है वो फिल हो जाता है, तो इसलिए इसको थिन कैपिलरी फिल्म भी बोलते हैं, इस मुनासबत की वजह से। द प्लेट्स आर देन प्लेस्ड इन अ होल्डर रेडी फॉर एनालिसिस। तो आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड सैंपल का एनालिसिस जो है कंपैरेटिवली सॉलिड और गैसियस मटेरियल से ज़्यादा आसान, ज़्यादा मज़ेदार और इजी है, क्योंकि आपने इसके पास ये दो ऑप्शन है। Nugel mull. The sample is ground using a mortar and pestle to give a very fine powder. A small amount is then mixed with nugel to give a paste. Several drops of this paste are then applied between the two sodium chloride plates. These do not absorb infrared in the region of interest. कौन कौन सी चीजें? The one is nugel mull. The second one is your disk material, मीन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जो सैंपल यूज करेंगे वो डेफिनेट सी बात है कि इंटरफेरेंस ना करे, इनर्ट इसका कंपोजिशन जो है उसकी इनर्ट सेटअप बने, ठीक है, और सेकेंडली वो उस रीजन में अब्जॉर्ब भी ना करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सैंपल है उसके अंदर ये ना कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल हो, तो आपकी डिस्क ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्लेट्स आर देन placed in instrument sample holder ready for scanning, और उसके बाद इसकी स्कैनिंग कर ली। थिन फिल्म कास्टिंग कैसे की जाती है? द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ अ थिन फिल्म can be easily obtained by replacing a sample in a suitable holder such as card with a slot cut into the for the sample window. This method is often used for checking the calibration of an instrument with a polystyrene film. polystyrene सैंपल के साथ इसकी हम कैलिब्रेशन वगैरह के लिए हम इसको प्रेफरेबली ये मोड यूज करते हैं जो थिन फिल्म मेथड। लिक्विड सेल अवेलेबल होते हैं, आइडियल फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर एंड सॉयल सैंपल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ एडिटिव कंटेंट इन पॉलीमर आफ्टर एक्सट्रैक्शन। अब ये थोड़ी सी बात यहाँ आपको बताना जरूरी है कि हम इसके लिए ये लिक्विड सेल्स क्यों यूज करते हैं। हमारे पास केबीआर डिस्क है, हमारे पास वो थिन कैपिलरी फिल्म है, वो ऑप्शन मौजूद है लिक्विड सैंपल के एनालिसिस के लिए, तो समटाइम ये उन सैंपल्स के लिए है जो उनके साथ कंपेटिबल नहीं है, जिनमें केबीआर या NaCl सॉल्युबल होता है। Sample extract are easily transferred to the quad cells for analysis. For analysis of polymer additive after extractions, ये स्पेशलिटी उसकी बता रहा है कि लिक्विड सेल्स की स्पेशलिटी क्या है, किन एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी क्वाड सेल्स फॉर क्लियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल transmission and optimized results are very easily obtained. Now we are talking about the transmission of gases.
Use of a cylindrical gas cells with window at each end composed of an infrared inactive material. Inactive material, infrared inactive mean NaCl, KBr, calcium fluoride. The cell usually has an inlet and outlet port with a tap to enable the cell to be easily filled with the gas to be analyzed. जिस गैस से आपने इसको एनालाइज करना है, इसके दो इनलेट होते हैं, आउटलेट और इनलेट, उससे उसको इजीली फिल कर दिया जाता है और उसकी जो विंडो होती हैं इस सेल की, गैस सेल की जो विंडो होती हैं वो इंफ्रारेड इनएक्टिव मटेरियल की बनी होती हैं, केबीआर की, NaCl की, जो हम कैजुअल सॉलिड सैंपल प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब ट्रांसमिशन के बेनिफिट्स क्या है, प्लस पॉइंट्स। डज नॉट रिक्वायर एडिशनल एक्सेसरीज, इसके लिए किसी किस्म की एडिशनल एक्सेसरी की जरूरत नहीं होती। यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ मैनी रेफरेंस लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा, इसकी जो लाइब्रेरी है चूंकि ये कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टेंस सैम्पलिंग मोड, ये मोड जो है इसकी लाइब्रेरी ज़्यादा रिच है, उसके अंदर बहुत आप कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज है जिसके रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम की लाइब्रेरी मौजूद है, वो कंपैरिजन के लिए, मैचिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बड़ा इजीली यूज कर सकते हो उस लाइब्रेरी को अगर आपने ये मोड यूज किया है। और सम टाइम अगर जब आप रिफ्लेक्टेंस मोड यूज करते हो तो आपको देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो रेफरेंस मैचिंग के लिए आपको ना मिले, जो रिकॉर्डेड स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है वो आपको लाइब्रेरी में ना मिले। तो लेकिन इसकी सूरत में जब आप ट्रांसमिशन सैम्पलिंग मोड यूज करते हैं तो देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि आपको कोई मैचिंग के लिए लाइब्रेरी में फैसिलिटी ना मिले, आपको मिलेगी। आइडियल फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्योंकि इसमें जो पाथ लेंथ होती है वो बड़ी इजीली, क्योंकि आप देखें कि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं उसमें कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें पाथ लेंथ जो है वो बड़ा क्लियर और वेल डिफाइंड होता है, तो इसलिए इसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो जिससे आप कहते हैं ना कि दिस इज द आर्ट ऑफ फीचर्स इफ ऑफ ट्रांसमिशन सैम्पलिंग, क्वांटिफिकेशन ऑफ सैंपल डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तो इसको ऑपरेट करने के लिए जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की कॉम्प्रिहेंसिव की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल आप जस्ट टेक्नीशियन जो हायर करते हैं उसको जस्ट हल्का फुल्का गाइड कर देते हैं और वो उसके ऊपर इसको ऑपरेट करने के काबिल हो जाता है, एनालिसिस करने के काबिल हो जाता है, वक्त के साथ साथ वो एक्सपीरियंस ले लेता है और स्किल्ड पर्सन बन जाता है। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस, द वन मोड जिसको आप ATR बोलते हो, डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस द सेकंड मोड, और स्पेकुलर रिफ्लेक्टेंस द थर्ड। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको वो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टेंस मोड के मुतालिक बताया था कि रिफ्लेक्टेंस मोड के अंदर आपको एक अलहदा से रिफ्लेक्टिंग डिवाइस जो है वो यूज करना पड़ती है। ATR में जैसे हम डायमंड यूज करते हैं, डायमंड के क्रिस्टल यूज करते हैं या फिर जिंक सेलेनाइड के क्रिस्टल यूज करते हैं, लेकिन उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कास्ट वाइज उनके फीचर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जो हम जिंक सेलेनाइड की क्रिस्टल यूज करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल कैजुअल किस्म के सैंपल के लिए और जो सॉफ्ट सैंपल होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, लेकिन जो चूंकि उसके ऊपर स्क्रैचेस बन जाते हैं, जब सैंपल उसके ऊपर माउंट करके रख के आप उसको प्रेशर के साथ क्लैंप उसके ऊपर प्रेस करते हैं ताकि उनका कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप हो सके और उसकी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो सके। तो इस सूरत में वो जिंक सोलोनाइड की जो क्रिस्टल है उसके ऊपर स्क्रैचेस बन जाते हैं, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के सैंपल होते हैं वो हम जिंक सोलोनाइड की क्रिस्टल के ऊपर अवॉइड करते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया है डायमंड के साथ। लेकिन जब डायमंड की बात आती है तो आपके ऑटोमेटिकली जहन में आ गया है कि उसकी कॉस्ट वाइज कितना डिफरेंस हो सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जिनमें डायमंड क्रिस्टल यूज होता है। अच्छा, इसमें मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये सैंपल है और ये नीचे जो है ये क्रिस्टल है, ये एग्जिट बीम है और ये आपकी इंसिडेंट बीम है। सैंपल बीम
इंटरेक्शन पॉइंट्स, ये इनको हार्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ये सैंपल बीम इंटरेक्शन पॉइंट जो है, इनको बीम इंटरेक्शन जो है, जो इससे क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है और इस तरह से फिर सैंपल के इनर तक ये पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स जिन पे ये सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये बेसिकली ये क्रिस्टल जो है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके बाद इससे फर्दर ये रिफ्लेक्टेंस से ये बीम प्रोड्यूस होती है, इनएविसेंट बीम्स, इनको इनएविसेंट बीम्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी अब सैंपल के साथ इंटरेक्शन होती है और इनकी ये जो इसका स्पेशल फीचर है इनएविसेंट बीम का या रेडिएशन का या वेव्स का, कि ये सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। और बेसिकली यही वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम सैंपल की सरफेस नहीं, मटेरियल की सरफेस नहीं, बल्कि उसके जो इनर डिफेक्ट हैं और उसमें जो फिलर वगैरह यूज होते हैं, हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको करेक्टराइज कर सकते हैं। Attenuated total reflectance ATR की बात करते हैं। This beam is directed into a optical dense crystals. Internal reflectance create wave, ये मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ, जो क्रिस्टल के ऊपर जब लाइट पड़ती है, बीम पड़ती है, तो उससे इंटरनल रिफ्लेक्टेंस क्रिएट वेव दैट एक्सटेंड टू द सैंपल इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल सरफेस। अब क्रिस्टल सरफेस के साथ जो सैंपल इन कॉन्टैक्ट है, जिसको आपने क्लैंप के साथ उसके ऊपर प्रेस किया हुआ है, माउंट किया हुआ है, तो इस तरह से अब इन इनएविसेंट जो उसमें से निकलती हैं वेव्स, वो सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं और जिन जिन पॉइंट के ऊपर वो आपके सैंपल के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उनको हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये दोबारा इसका ये वीडियो है, ये डिटेक्टर है, ये टीआर क्रिस्टल्स है और ये इंफ्रारेड बीम आ रही है और ये सैंपल इन कॉन्टैक्ट विद द एविनेसेंट बीम, एविनेसेंट वेव जो है। ठीक है, ये जहां पे ये इसके साथ इंटरैक्ट कर रही है। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस, ये जो मटेरियल स्मूथ नहीं होता, sample cup filled with the mixture of sample and KBR IR radiation interact with sample particles, then reflecting external reflectance of their surfaces, causing diffuse and scattering of radiation. जब आपकी सरफेस आप ये कह सकते हैं कि स्मूथ नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जो स्कैटरिंग होगी वो डिफ्यूज होगी, स्कैटरिंग होगी। अगर वो यूनिफॉर्म है, स्मूथ सरफेस है, तो उसको आप बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्टेड लाइट, जो एक वेल डिफाइंड पैटर्न के तहत रिफ्लेक्ट होती है, और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आपकी सरफेस जो है वो हमवार नहीं है, रफ है। स्टैंडर्ड 11 मिलीमीटर डायमीटर कप, माइक्रो 4 मिलीमीटर डायमीटर कप एंड टिल्टेड कप्स ये यूज होते हैं। The tilted cup allow the collection of total reflectance, diffuse and specular components. In addition, an abrasive sampler and 12 millimeter diameter can be used with Dabrase pad to allow quick, easy sample preparation of इंट्रैक्टेबल सॉलिड्स। जो हम सॉलिड यूज करते हैं उसके लिए सैंपल प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें बताई गई हैं। ये पेकुलर के मतलब specular reflectance. The principle of specular reflectance depend on the change of the refractive index of sample with which varies with the frequency of light to which it is exposed. When inflected refracted light is scattered by sample, it is called diffuse reflection. When it is reflected directly, it is called specular reflection. ये इनकमिंग लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये रफ सरफेस है। ये जो ब्लू लाइन में शो किया गया है, ये इनकमिंग लाइट है।
ये एक पैटर्न के तहत आ रही हैं, लेकिन सरफेस रफ होने की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली नहीं है। ये कुछ डिवाइसेस हैं, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस नहीं करूँगा। ये बेसिकली जो आप पिस्टल मोटर यूज़ करते हो सैंपल को ग्राइंड करने के लिए, ये उसके मतलब बताया गया है। ये जो आप KBR डिस्क बनाते हो, ठीक है, तो उसके लिए ये बताया गया है कि किस तरह से आपने उसको सिलेंडर में फिल करना है। ये आपको नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, और उसके ऊपर उसको रख के हम किस तरह से प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में रख के, और फिर उसकी KBR डिस्क बन जाती है। जस्ट इनके मतलब उसकी फीचर्स बताए गए हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, जब वो उसमें सिलेंडर में फिल कर लेते हैं तो सिलेंडर को हाइड्रोलिक प्रेस में इसमें रख के आप इसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं जो भी आपका रिक्वायर्ड है। ये डिफरेंट सिलेंडर्स हैं और इसको यहाँ रख के यहाँ से इसको फिर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और अल्टीमेटली आप अपनी प्रॉपर जो है ले लेते हैं डिस्क फॉर्म। तो अब ये ओवरऑल जो है ये ट्रांसमिशन सैम्पलिंग किट है। सैंपल प्रिपेयर करने के लिए आपके लिक्विड है, सॉलिड है, गैशियस मटेरियल है, तो डिफरेंट किस्म की जो इसके अंदर एसेसरीज होती हैं वो उनको एक बॉक्स के अंदर रख लिया जाता है जिसको ट्रांसमिशन सैम्पलिंग किट बोलते हैं। स्मार्ट एसेसरीज, तो बेसिकली यहाँ से वो बात कर रहा है स्पेशली ATR की। हाई स्पीड एंड ईज टू यूज, नो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड। आप जिस भी फार्म में आपके पास सैंपल है आपने उसको इस क्रिस्टल के ऊपर रखना है और यहाँ से उसको क्लैंप से बहुत ज़्यादा टाइट कर देना है, ठीक है, और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिटी डेटा एंड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी you can achieve, automatic setting of accessory, more reproducible and reliable, samples analyzed in their नेचुरल स्टेटस। सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपने जिस फार्म में सैंपल लेना है उसको उसी फार्म में उसके ऊपर रख के इवन के जो छोटे छोटे हैंडल वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर रख के उसको एनालिसिस कर लिया जाता है। एक्सीलेंट फॉर थिक सैंपल, और जो आपके पास थिक सैंपल होते हैं, हार्ड सैंपल होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए दिस इज द बेस्ट चॉइस। ये गैस सेल्स के मतलब बताया गया है कि आपने गैस सेल वगैरह जो है वो किस तरह के होते हैं, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। द IR रेडिएशन passes थ्रू अ सैंपल, ये आपको मैंने गैस सेल के मतलब पहले बताया ये किस तरह के होते हैं। द IR radiation passes through a sample and chemical vapors present in gas samples will absorb the infrared energy at different wavelength. All compound in the vapor will give unique fingerprints of absorbance features which will be compared to a library of spectra। तो आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद लाइब्रेरी में जाके इसको सर्च आउट करके मैचिंग की बेस पे आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये हीट एंड गैस सेल्स होते हैं, इसको छोड़े। ये एडवांस्ड लिक्विड ट्रांसमिशन सेल्स होते हैं। ये उसके क्या कहना चाहिए, जो मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं ना IR की, मिड IR, नियर IR एंड सुफार IR वगैरह, भी उनके लिए ये एक चॉइस होती है। तो इसको भी छोड़ो। Selected environmental chambers, this accessory allows the study of diffusely reflecting solid samples in a controlled atmosphere ranging from ambient temperatures to 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो 10 टॉर से लेके 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक जो है ना इसमें इसको मैनेज किया जाता है। द स्टैंडर्ड चैम्बर विंडो इज जिंक सोलेनाइड which give a good balance between IR transmission. Mill. The mill is used for the production of uniformly small and consistent particle size necessary for successful preparation of KBR sample pellets. वो जो pellets बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, pellets बनाते हैं। It can also be used in preparing samples for diffuse reflectance spectroscopy. ये ATR की बात। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वक्त के साथ साथ जैसे फीचर जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं, तो आपने कभी डिजिटल
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो देखा होगा। तो आपने एक वो जो क्लासिकल एब रिफ्रैक्टोमीटर है वो भी आपने देखा होगा। एब रिफ्रैक्टोमीटर के ऊपर वो क्या करते हैं कि हम उसका वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हम उसमें से हॉट वाटर जो है वो ऐड करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, जिस टेम्परेचर को आपने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मालूम करना है। और उसके बाद फिर उसका हाफ मून बनाया जाता है और इस तरह से वो सारा प्रोसेस होता है। दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड लिबोरियस। वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों को बताया जाता है। लेकिन अब जो आपके पास डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए, आप उसमें क्या करते हैं कि जस्ट उसकी एक सरफेस होती है, उसके ऊपर एक लिड बनी होती है, वो उठाते हैं, उसको साफ करते हैं। एक स्पेसिफिक वो मटेरियल होते हैं जिनसे वो साफ किया जाता है, उसको टिश्यू वगैरह से, ऐसा की चीज से, वो स्पेशल किस्म के होते हैं जिससे वो पार्टिकल वगैरह नीचे गिरते नहीं है उसकी सरफेस के ऊपर। तो वहां से एक ड्रॉप उसके ऊपर आपने सैंपल का रखते हैं। उसको बंद करने के बाद जस्ट उसके ऊपर नोब होती है, आप उसको प्रेस करते हैं, स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर एक डिजिटल, जैसे आपकी घड़ी की या कैमरे की, मोबाइल की स्क्रीन होती है, डिजिटल आप फोटोग्राफी करते हैं ना, तो जैसे आप फोटो बना रहे हैं तो आपको उस तस्वीर नजर भी आ रही होती है कि ये अच्छी बन रही है या ठीक नहीं बन रही। तो अल्टीमेटली इसी तरह का इसका जो एडवांस वर्जन है कि जैसे ही आप इधर देखें कि इस जहां से मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये, ठीक है, जहां पे आप अपना सैंपल इसको रखने के बाद इसको क्रिस्टल के ऊपर क्लैंप से प्रेस कर देते हैं और जैसे ही आप उसको ऑपरेट करते हैं तो इधर आपकी जो है ना उसका डिजिटल इंटरफेरोग्राम आ जाता है या उसका फिर स्पेक्ट्रम में उसको ट्रांसफर कर देता है। सैम्पलिंग टूल विच कपल्स स्मॉल एरिया इंफ्रारेड एनालिसिस with simultaneously viewing. Samples are placed face down the positioned on the diamond crystal while its image is projected in real time on the LCD screen. इसी इंस्ट्रूमेंट की जो LCD है इसके ऊपर उसकी स्क्रीन पे ऊपर उसकी आना शुरू हो जाती है वो पिक्चर। फाइंडिंग द optimizing the sample Finding and optimizing the sample placement for specific analysis area is easy and fast. Analysis of thick or non-transparent sample is no problem because viewing is through the diamond crystal. डायमंड क्रिस्टल्स का एक फीचर ये भी है कि जितना भी हार्ड किस्म का मटेरियल हो उसकी वजह से इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं बनते, तो आप बड़े केयरलेस है होके भी इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म का हम विंडो की बात करते थे, जैसे आपने गैस सेल की बात की तो उसकी एक इनलेट और एक आउटलेट विंडो होती है। तो डिफरेंट एनालिसिस के लिए जो डिफरेंट विंडोज होती हैं उनके लिए ये सिल्वर ब्रोमाइड है, केबीआर है, एनसीएल है, एनएससीएल है और जर्मेनियम वगैरह है। उनकी जो डिफरेंट ये विंडो के लिए बनाने के लिए मटेरियल यूज होता है उसकी आगे प्रॉपर्टीज बताई हुई है। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन सी। तो अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर चार्ट कैसे करनी है, आईआर स्पेक्ट्रम जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो सबसे एक अहम बात जो आपको मैं एज अ रूल ऑफ थंब बता रहा हूं कि जब आपने किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक चार्ट को आपने इंटरप्रेट करना है तो यू मस्ट फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ख़ास रीजन है जिसमें किसी ख़ास फंक्शनल ग्रुप की अब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस होती है, जहाँ पे उसकी पीक आती है या डिप्स बनते हैं, तो अगर उस जगह पे वो डिप्स या पीक नहीं है तो यू पीपल मस्ट बी कंफर्म कि कम से कम ये ग्रुप, ये कंपाउंड या जो भी है ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी जो फाइंडिंग की लिस्ट है वो थोड़ी सी महदूद हो जाती है। दैट मेक यू more closer to your conclusion. Look for the carbonyl strong band at 1820 to 1660 centimeter inverse. अब कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैंड देता है 1820 से लेके 1660 सेंटीमीटर इनवर्स तक।
This band is usually the most intense absorption band in a spectrum. If no carbonyl band is present, check for alcohol. अगर कार्बोनाइल बैंड जो है आपके स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं है, तो you people must make your mind. Now the next option is to search for the alcohol. For the broad hydroxyl band near 3600 3600 से लेके 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक, एंड अ कार्बन ऑक्सीजन अब्सॉर्प्शन बैंड नियर 1300 टू लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, तो फिर आपने ये फीचर्स देखने हैं। और उसके बाद एक कैजुअल सा स्पेक्ट्रम लेके ये आपको बताया गया है कि ये CH2 रॉकिंग वाइब्रेशन जो है उनकी वजह से है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, ये CH2 ट्विस्ट है। नीचे खास तौर पे आप इसकी जो रेंज है वो जरूर देखें, और CH2 सीजर्स, ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको यहाँ बताया गया है। लेकिन खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कार्बोनाइल है, अल्कोहल है, एस्टर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो उनके यानी कि कुछ आप इनमें से जैसे जो मैंने नाम लिए हैं उनके जो फंक्शन ग्रुप है उनमें यानी कि कुछ सिमिलरिटी भी है। तो मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है, तो उसमें देखेंगे कि एक जो बांड है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो दोनों में कॉमन है, लेकिन आगे उसकी जो कंपोजिशन है जैसे चेंज होगी तो वैसे उनकी जो अब्सॉर्प्शन पोजीशंस हैं वो भी चेंज हो जाती है। If carbonyl is present, you want to determine if it is part of an acid, an ester or an aldehyde or ketone. अब दोबारा से जरा इसको देखें कि सबसे पहले आपने कार्बोनाइल बांड को देखना है। कार्बोनाइल बांड अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें 1820 से लेकर 1660 तक इस रेंज के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग बैंड नजर आएगा। और इस बैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जा रहा है कि ये इंटेंस होता है, ये इंटेंस होता है स्पेक्ट्रम के अंदर। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ऐसा नहीं है, तो देन आप अल्कोहल की तरफ चले जाएं। अल्कोहल के फिर वो थोड़े से फीचर बताए गए हैं, और अगर बताता है कि अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, यू वांट टू डिटरमाइन क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये अल्डिहाइड है या कीटोन है। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इन सब के अंदर पाया जाता है। अगर तो ये अब कार्बोनाइल आपने देख लिया कि कार्बोनाइल की अब्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग बांड जो है बैंड आपको नजर आ रहा है। अगर ये एसिड है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। देयर विल आल्सो बी अ CO सिंगल बॉन्ड बैंड नियर 1100 से लेके 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक, इसके करीब करीब आपको एक बैंड नजर आएगा जो कि आपके CO बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपके CO बॉन्ड को, क्योंकि कार्बन को अगर आप देखें तो एक तरफ से उसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना होता है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन और उसके बाद फिर हाइड्रोजन मिली होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना होता है। तो इस तरह से कार्बन एक तरफ से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, एक तरफ से आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो इस तरह से आप उसको देखेंगे कि एक तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से एक बैंड नजर आएगा, और उसके बाद वजह से एक आपको कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो भी आपको उसकी बैंड आपको नजर आएगा। लुक फॉर द कार्बोनाइल बैंड नियर
1725 से लेके 1700 तक सेंटीमीटर वर्ष तक। ये बेसिकली जो क्या कहना चाहिए एसिड का ग्रुप है OH और CU इन एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। ये आपको इन दो पोजीशन के ऊपर आपको इसके बैंड नजर आएंगे। एस्टर लुक फॉर CO अब्जॉर्प्शन ऑफ मीडियम इंटेंसिटी। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ये एस्टर का है, पहले हमने देखा अगर ये एसिड का है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये एस्टर का है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मीडियम इंटेंसिटी नियर 1300 से लेके 1000 तक एक मीडियम इंटेंसिटी की आपको बैंड नजर आएगा। लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो OH की वजह से जो कि ये मेरा कर्सर देखें ये और उसके बाद ये, तो इस पोजीशन पे आपको बैंड नजर नहीं आएगा। अच्छा, कंटिन्यू टू इंटरप्रेट द कंपाउंड। अभी ये आपका IR चार्ट जो है इसको बेसिकली हम चार मेजर ग्रुप्स में आप कह लें या इसके कंपोनेंट कह लें, पार्ट कह लें, उनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है इसमें मोस्टली सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग्स वाइब्रेशन की वजह से पीक्स आती हैं। वो OH भी हो सकती है, NH भी हो सकती है और CH भी हो सकती है। आगे इनकी पोजीशन बजाते को डिफरेंट होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये कंपोनेंट जो है या ये एक पहला पार्ट जो है इसका इस किस्म की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए अब्जॉर्प्शन देता है। उसके बाद अगर आपके कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो कि नाइट्राइल्स में पाया जाता है, कार्बीन में पाया जाता है, तो इसकी पोजीशन जो है 2500 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। जो पहली है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वो 4000 से लेके 2500 तक। अब हम आते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। ये 2000 से लेके 1500 तक जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड स्ट्रेचिंग पाई जाती हैं, वाइब्रेशन पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखें तीन किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। तो ये बेसिकली इनकी जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसको आप ये कह सकते हैं। ये जो तीनों पार्ट हैं ग्रीन, ब्लू और येलो, ये ओवरऑल जब हम इसको एक कैटेगरी में ले जाते हैं तो सारा का सारा ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। और जो रेड फॉर्म में शो किया गया है बेसिकली इसमें आपकी बेंडिंग्स, रॉकिंग, सीजरिंग, इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं इनको हम स्केलेटल वाइब्रेशन भी बोलते हैं। जो डेंस किस्म की आपको यहाँ पीक्स या डिप्स की नज़र आती हैं, ये ऑलमोस्ट 1500 से लेके 500 तक सेंटीमीटर बस ये इनकी रेंज है। और ये बड़ी कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, डेंस सा होता है। जो IR का स्पेक्ट्रम होता है इस रीजन में बड़ा डेंस सा होता है। ये बेसिकली जो स्केलेटल वाइब्रेशंस होती हैं उनकी वजह से होता है। और इन स्केलेटल वाइब्रेशन की वजह से इस रीजन को हम फिंगरप्रिंट रीजन भी बोलते हैं। और जैसे एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स मैन टू मैन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूनिक होते हैं, इसी तरह आपका जो फिंगरप्रिंट रीजन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये भी कंपाउंड टू कंपाउंड यूनिक होता है। आगे हम देखते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ये थंब जो है इसके ये फिंगरप्रिंट शो किए गए हैं कि ये इसी तरह जो कंपाउंड टू कंपाउंड जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये स्केलेटल वाइब्रेशन की वजह से जो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, यूनिक होता है।
द रीजन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम 1650 से लेके 500 सेंटीमीटर पहुंचता है। क्योंकि इनके जब मैंने पहले आपको पिक्चर में पिछली में इसमें आपको बैंड दिखाई है, डिफरेंट रीजन बताए हैं, तो ये इनकी बड़ी क्लियर डिमार्केशन की गई है, लेकिन असल में ऐसा क्लियर डिमार्केशन होती नहीं है, समवट ओवरलैपिंग भी होती है। तो इस वजह से इधर उसने रेंज जो है थोड़ी सी डिफरेंट बताई है। यूजुअली कंटेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ अब्जॉर्प्शंस contain peaks due to bending vibrations, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। It is really possible to assign a specific peak to a specific group। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब इनको मैं यहां से मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इसीलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब इसकी बेस पे आप किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक मालूम कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं इसके। कैसे? अब आप इमेजिन करें कि आपका एक सैंपल मिक्सचर है, उसके अंदर रिएक्टेंट भी है, समवट प्रोडक्ट भी बन जाएगी। तो आप अगर आपका मुख्तलिफ टाइम इंटरवल आप डिजाइन कर लें, तो उसके बाद आप सैंपल मिक्सचर का लेके उसमें से स्मॉल पोर्शन लेके उसके स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते जाएं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट की पीक है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट के फंक्शन ग्रुप की पीक है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको इस तरह से कोरिलेट करके इससे आप उस रिएक्शन की जो काइनेटिक है वो कैलकुलेट की जा सकती है। इसके लिए बहुत सी एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो फंक्शन ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यू कैन डू दिस जॉब वेरी इजीली। और अगर आप सिंपली किसी एक कंपाउंड के मतलब जो जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, हम किसी भी फैब्रिक के ऊपर किसी पॉलीमेरिक मटेरियल की कोटिंग करते हैं, और कोटिंग जो है वो क्या उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो आप देख सकते हैं कि आप उसके डिफरेंट सैंपल जो है वो एनालाइज करके अगर आपको कांस्टेंट उसकी इंटेंसिटी नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि थिकनेस आपकी ठीक जा रही है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। या अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हो उसको भी दिया जा सकता है, अकॉर्डिंगली उसकी पीक इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। अब एक मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब मैं पेपर देता हूं तो मैं इसमें से ये क्वेश्चन पूछता हूँ लाजमी तौर पे। चूंकि मैं पूछता क्यों, चूंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसका एस्पेक्ट जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये बहुत जरूरी है। और हम आमतौर पे बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टेक्निक। एब्सोल्यूट टेक्निक जिसके साथ किसी किस्म के रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, तो ज़ाहिर है हमें इसमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। खास तौर पे जो सिंथेटिक केमिस्ट होते हैं जो एक टारगेट ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक रिएक्शन डिजाइन किया है। रिएक्शन डिजाइन करने के बाद ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। आप क्या करेंगे कि उस रिएक्शन मिक्सचर में से जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसका सैंपल जो है आप एनालाइज करेंगे, और उसके बाद उसका जो आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे उस स्पेक्ट्रम को आप कंपेयर करेंगे किसी वो रेफरेंस कंपाउंड के साथ। जो आप कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कंपाउंड लेके आप उसका भी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे, और उसको क्या कहना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेट करके देखेंगे। अगर तो वो पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेट हो जाते हैं तो ये इतनी एथेंटिक अप्रोच है कि आपको किसी दूसरी टेक्निक की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े, आप उसी बेस पे अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमारा कंपाउंड बन गया है, ठीक है। तो चूंकि आपके फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट, जो एक क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो उनकी पीक सेम जगह पे आएगी, लेकिन जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो कंपाउंड टू कंपाउंड यूनिक है, जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। तो इसलिए ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है जितना ये कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू इंटरप्रेट, तो आप ये नहीं कह सकते ये यूजलेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये स्केलेटल वाइब्रेशन की वजह से होता है और ये कंपाउंड टू कंपाउंड यूनिक होता है और कंपाउंड की कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन के लिए रेफरेंस यूज करते हुए आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनके लिए लाइब्रेरीज भी होती हैं, उनमें देखा ये डिफरेंट टेबल बताए गए हैं कि डिफरेंट कंपाउंड जो है वो किस किस रेंज में अब्जॉर्प्शन करते हैं और किस किस्म की वो वाइब्रेशन होती हैं, स्ट्रेचिंग है, सीजरिंग है, बेंडिंग है या जो भी उसका मोड है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड जो उसके मतलब बताया गया है, तो ये आप खुद से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो जनरल एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। दिस 200 मीटर गैस सेल हैज अ लार्ज वॉल्यूम एसोसिएटेड विद longer base path, the highest performance and longest path length gas cells. It has used in air pollution analysis. The FTIR technology shows promise since it has the capability to measure more than 100 of the 190 hazardous air pollutant. अब 189 जो टोटल कैलकुलेट किए गए हैं या लिस्टेड किए गए हैं hazardous एयर पोल्यूटेंट, तो उनमें से तकरीबन जो 100 हैं उनका बड़ी आसानी के साथ आप एनालिसिस FTIR के साथ कर सकते हैं और उनके मुतालिक आप अपनी जो डिफरेंट एजेंसी को रिक्वायर्ड होती हैं, इंडस्ट्रीज को वैल्यूएट करना है, किसी एरिया के एनवायरनमेंट को आपने मॉनिटर करना है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो कंप्रीहेंसिव और ऑथेंटिक आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इनकी बेस पे। सॉल्वेंट के एनालिसिस, आप डिफरेंट जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो सॉल्वेंट बनाती हैं, तो अब उसको बनाने के बाद उसकी प्योरिटी और उसकी क्या कहना चाहिए वो ऑथेंटिसिटी, उसकी लेबलिंग जो है वो डेवलप करने के लिए आप बड़ा इजीली सॉल्वेंट के एनालिसिस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, खासतौर पे FTIR से कर सकते हैं। और तकरीबन ऑलमोस्ट 630 सिलेक्टेड सॉल्वेंट जो हम मोस्टली यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम जैसे एल्ट्रिच है, तो उनके पास इसकी जो लाइब्रेरी है वो FTIR की जो स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी है वो मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट पकड़ा, उसका एनालिसिस किया, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए आप उसको जो उसकी लाइब्रेरी है उसके साथ मैच करके आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। ड्रग एनालिसिस के लिए कैसे यूज होती है ATR FTIR, फार्मास्यूटिकल ड्रग एंटीबायोटिक्स लाइब्रेरी 1338 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा ये लाइब्रेरी में मौजूद है। 1338 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा जो कि FTIR ATR से रिकॉर्ड किए गए, उनकी लाइब्रेरी मौजूद है। और जो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं 8 कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये उनके क्या कहना चाहिए, आज भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में है अपना क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होता है, तो उसमें आम तौर पे आपको 3 इंस्ट्रूमेंट जरूर नजर आएंगे, एक IR, एक यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक HPLC। ठीक है, तो मोस्टली इनके पास ये 3 इक्विपमेंट लाजमी तौर पे होते हैं, बाकी छोटे छोटे इक्विपमेंट वो लैब डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं, या कोई अगर इंडस्ट्री जो है बहुत हाई लेवल पे काम कर रही है तो इससे ज्यादा भी अब वो इक्विपमेंट जो है वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में है जहाँ पे फार्मूलेशन होती है, सिंथेसिस नहीं होती, जो कि ये जस्ट एक्टिव मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी जस्ट फार्मूलेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एक और मजे की बात बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना कि नीले ड्रम में से एक डब्बा, लाल ड्रम में से 2 डब्बे, पीले ड्रम में से आधा डब्बा मिला दें तो ये चीज़ बन जाएगी। तो बेसिकली उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो बर्बादी है, जो हम अच्छी मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है उसने कंडीशन लगाई हुई है कि केमिस्ट्री का बंदा सिर्फ उनके क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, वहाँ जो उनका क्या कहना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे वो फार्मूलेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ अगर वो काम करेगा तो देखे यार इस किस्म के कंपाउंड तो हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो शायद उनके लिए ये ज़्यादा धचका है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो
हम अपनी ड्रग्स नहीं डेवलप कर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रुकावटें हैं जो मुख्तलिफ किस्म की कौंसलें या इस तरह के मामला हैं उन्होंने डाले हुए हैं। तो अदरवाइज हम बात एनालिसिस कर रहे थे। उसके बाद पॉलीमर के एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो ATR FTIR पॉलीमर एंड पॉलीमर एडिटिव्स लाइब्रेरी मौजूद है जिसके अंदर 650 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा मौजूद हैं डिफरेंट पॉलीमेरिक मटेरियल के। उसमें आपके पॉलीमर्स एज इट इज हो सकते हैं, पॉलीमर्स में यूज होने वाले एडिटिव्स हो सकते हैं, प्लास्टिसाइजर यूज हो सकते हैं, पैकिंग मटेरियल यूज हो सकते हैं, या जो फिलर वगैरह यूज होते हैं, ये सारे के सारे इनके सिलेक्टेड ओवरऑल जो है 650 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा की लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें आप एनालिसिस करने के बाद उसकी अगर आप लाइब्रेरी परचेज करना पड़ती है। जब आप इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं क्या आपको इसकी लाइब्रेरी चाहिए है। लाइब्रेरी अगर आप उसके बकायदा अलहदा से पैसे होते हैं, तो जब हम आप लाइब्रेरी भी परचेज कर लेते हैं तो फिर आपका जो फर्दर एनालिसिस है ट्रेनिंग के बाद बहुत ईजी हो जाता है। फूड एनालिसिस, इसमें ATR FTIR फूड एडिटिव्स हैं, फूड पैकेजिंग मटेरियल है, और इसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तकरीबन 2083 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा जो हैं इन चीज़ों के मौजूद हैं। और सब्सटेंसेस एडेड टू फूड, उनमें वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, जो हम फूड एडिटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। जो फूड के अंदर चीज़ें उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, उसकी वो क्या कहना चाहिए कि फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए, या उसके उसमें कलर देने के लिए, उसको फ्रेगनेंस देने के लिए, इस तरह के बहुत से फीचर्स होते हैं जो फूड एडिटिव के तौर पे यूज़ होते हैं। तो उन तमाम मटेरियल के एनालिसिस के लिए 2083 कंपाउंड के स्पेक्ट्रास की लाइब्रेरी मौजूद है और सब्सटेंस रेगुलेटेड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेस्टिसाइड्स के जो एनालिसिस है। ATI या FTIR से पेस्टिसाइड की लाइब्रेरी मौजूद है और इसमें तकरीबन जो डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड डिग्रेडेड प्रोडक्ट जो होती है, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू आप बोलते हैं, इटसेल्फ उनके जो पेस्टिसाइड के कंपाउंड्स होते हैं और जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज हैं, उनके जो फ्रेगमेंटेशन और उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके 1219 सिलेक्टेड स्पेक्ट्रा जो है वो लाइब्रेरी मौजूद है। तो अगर आपके पास लाइब्रेरी होती है तो आप इनके एनालिसिस करने आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, एल्जिसाइड्स और फंजीसाइड, हर किस्म की जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हैं, ये पेस्ट को कंट्रोल के लिए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए, फंजाई को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, जड़ी बूटियां वगैरह जो पौधों में अपना फसलों में उगाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो हमा किस्म की जितनी भी पेस्टिसाइड्स वगैरह इसके डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह हैं, या इनके रेजिड्यू और उनके डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो वक्त के साथ डिग्रेड होती हैं, इनका डिग्रेडेशन जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है बहुत से कंपाउंड की, इसीलिए ये ज़्यादा डेंजरस भी है। तो बहरकैफ इनके 1219 सिलेक्टेड डिफरेंट किस्म के कंपाउंड के जो स्पेक्ट्रास हैं लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और ये बड़ी आसानी के साथ इनका FTIR के साथ हम एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।